पहले लो। चलिए जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अ न्यू लो, न्यू ब्रांड न्यू लो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यार ये डोर बंद कर दो। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ललप। क्या बोलते हैं सर? ललप। सर ललप मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो जी, बड़ा इजी एक्ट है। ठीक है जी, एक्ट बहुत आसान है। एग्जाम में आएगा 4 से 6 नंबर का, ज्यादा नहीं आता। पार्टनरशिप जैसे आता है 14-14 नंबर का, 20 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का। एलएलपी ललप एक्ट आएगा आपके पास 4 से 6 मार्क्स का। मेरे हिसाब से पिछले बार ये क्वेश्चन पेपर में ललप का आया ही नहीं है। जनवरी 26 वाले अटेम्प्ट में मैं देखता हूं। ये सीए है भाई साहब, सीए। कहाँ गया? सीए फाउंडेशन वाले बैच में देखना पड़ेगा। जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। ये तो बड़ा छोटा सा है। 6 मार्क्स का आया ना 6 मार्क्स का आया था पिछली बार में। हर बार ये 6 नंबर का ही आ रहा है। 6 6 6 6। 6 मार्क्स का एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बात ही खत्म। ठीक है जी, एग्जाम की वेटेज है 6 मार्क्स की। मैंने आपको वेटेज वाली एक फोटो भेज दी थी ग्रुप में। 2 स्कैनर आपके पास पहुंच चुके हैं, तो अब आपके पास वेटेज भी पड़ी है सभी की। ठीक है, लिखो जी एग्जाम में 6 मार्क्स का। पलक विधि अब सामने। चल भाई जशन अब सामने। खुसर फुसर बंद। बात करते हैं क्या है। हमने, मुझे बताओ सबसे पहले एक्ट क्या किया था? चाहे स्टडी मटेरियल में जो मर्जी है, हमने पहला एक्ट नंबर 1 पे कौन सा किया था? जल्दी बोलो। कंपनीज एक्ट। दूसरा हमने कौन सा किया था? दूसरा हमने किया था पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, ध्यान से समझते चले जाना, अब ध्यान से समझते चले जाना। कंपनीज एक्ट में मुझे बताओ लाइबिलिटी कैसे होती है अनलिमिटेड के लिमिटेड। कंपनीज एक्ट में जो मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है, पलक हाथ नीचे। मेंबर्स की लाइबिलिटी बता भाई निकुंज सामने। कंपनीज एक्ट में जो लाइबिलिटी होती थी वो होती थी लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड होती थी? अप टू शेयर की अमाउंट तक, या फिर, ठीक है जी, आपसे बोला गया, मेरे को प्रसन्नता हुई कि आप लोग बोल पाए। ठीक है, गारंटी तक। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी वो क्या है? अनलिमिटेड। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता था? नहीं नहीं नहीं, एक वर्ड चाहिए। अनलिमिटेड। पर्सनल पर्सनल लाइबल रहेंगे, पर्सनली लाइबल रहेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? सबसे पहला पॉइंट, कंपनीज एक्ट में लाइबिलिटी क्या होती थी? लिमिटेड। पार्टनरशिप एक्ट में क्या होती थी? अनलिमिटेड। अब जो ये पार्टनर्स थे चिंटू मिंटू और पिंकी, तो ये चिंटू मिंटू और पिंकी जो थी, ये कहती थी यार ये तो गलत बात है, कल को बिजनेस में घाटा हो गया, सबसे पहले बिजनेस की प्रॉपर्टी बेच दी। सर ओएलएक्स पे चाहे रेडी पे, चाहे दुकान के बाहर काउंटर लगा दो, बेच डाल। बेचने से पैसा आया, बैंक वालों को दे दिया, क्रेडिटर को दे दिया, या गवर्नमेंट का टैक्स दे दिया, या सैलरी आउटस्टैंडिंग दे दी। लेकिन अभी पैसों की कमी पड़ रही है, तो हम चिंटी पिंटू और पिंकी को बोलते थे जाओ, घर से पैसा लेके आओ, अपने होम जाओ, पैसा लेके आओ। जबकि कंपनीज एक्ट में जो शेयर होल्डर्स होते थे, वो कहते थे अप टू द शेयर्स है ना, मेरे पास 15,000 शेयर्स हैं। कितना बोला मैंने? पल्ला कहते मैं अभी हाथ हटा देती हूँ, ओके। 15,000 शेयर हैं, एक शेयर का भाव, अब मैं सीए वाली लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, एक शेयर का भाव 20 रुपीज है। गए वो दिन 10 रुपए वाले। बोलो जी कितने पैसे हो गए टोटल? 1.5 लाख, 3 लाख। तुम सोचो, मैंने एक वैल्यू बदली है सिर्फ, कबूतर उड़ गए तुम्हारे। बोला करो 15,000 शेयर हैं, 20 रुपए का एक है, तो 15 दूनी 30, तो 3 लाख रुपए हो गया। तो कंपनीज के शेयर होल्डर जो थे, जितने उनके पास शेयर्स हैं, अप टू द पेड अप वैल्यू, या जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होती है, सिर्फ उतने तक वो लाइबल रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा जितना मर्जी घाटा हो जाए, शेयर होल्डर से नहीं लिया जाता वो वाला पैसा। क्या ये बात समझ में आती है? सर बिल्कुल समझ में आती है। थोड़ा स्लो चल रहे हो? नहीं भाई, बेस बनाना है मुझे, ताकि आपको समझ में आए ये चैप्टर का जन्म पैदा क्यों हुआ, क्यों इस दुनिया में आया। जबकि पार्टनरशिप में क्या था? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जाओ भाई घर घर से भी लेके आओ, सोना बेचो बीवी का, लेके आओ पैसे लेके आओ। पार्टनरशिप वाले चिंटू बिंटू एक दिन
ऐसे ही नाराज थे, वो गए गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास, ठीक है जी। सरकार को बोला इन्होंने, कहते यार हम ना रखना तो चाहते हैं पार्टनरशिप, हमें एक फीचर दे दो कंपनी का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला। ये पिछले कई सालों से डिमांड कर रहे थे, फॉरेन में तो इनके एक्ट थे पहले, इंडिया में नहीं था। तो 2003, 4, 5 से इन्होंने गवर्नमेंट के आगे ये गुजारिश रखी। तो 3-4 सालों की सारी रिसर्च केस स्टडी करने के बाद गवर्नमेंट कह रही है चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट का मिक्सचर कर लेते हैं। इनका मिक्सचर बना के एक मिक्सचर पेस्ट बनाएंगे और इसको अलग एक्ट में डाल देंगे, जिसमें पहले इनसे पूछा गया आपको कंपनी का मेन एक फीचर कौन सा चाहिए, कहते लिमिटेड लाइबिलिटी। यार इंसान है हम भी तो, ठीक है, तो हमें भी तो मतलब हम भी तो बड़े सारे पार्टनर्स हैं, हमारे लिए भी एक ऐसा कानून रखा जाए कि कम से कम हमारे बीवी बच्चे, हमारी फैमिली रोड पे ना आ जाए। घर के लिए कुछ इमरजेंसी चीजें रखी हुई हैं, कम से कम वो ना बिकनी शुरू हो जाए। दुकान बेचनी है बेच दो, ठीक है जी, घर वाला सामान मत बेचो। तो कहते हैं हमें क्या दे दो, लिमिटेड लाइबिलिटी का एक फीचर दे दो, लिमिटेड लाइबिलिटी का। कहते फिर लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो कंपनी खोल लो। कहते कंपनीज में ना फॉर्मेलिटीज बहुत है, हमें कंपनी नहीं खुलवानी, कंपनी में एनुअल रिटर्न भरनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करने पड़ते हैं चीजें। रहना पार्टनरशिप में चाहते हैं, एक उनका मेन फीचर दे दो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कहते अच्छा कंपनी एक्ट का मेन फीचर उठा लो, लिमिटेड लाइबिलिटी। कौन सा फीचर उठा लो, और साथ में आप अपनी खोल लो पार्टनरशिप। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट कब खुला ये 2008 में। तो इसमें बोला है तो ये पार्टनरशिप प्लस आप लोगों की लाइबिलिटी अब क्या हो जाएगी, आप लोगों की लाइबिलिटी अब लिमिटेड हो जाएगी। तो यहां से बना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मेन चीज समझ में आ गई आपको। अब 3 तरह के डिफरेंस पढ़ेंगे हम। पहले मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का मैंने मीनिंग बता दिया, लेकिन इसकी डेफिनेशंस पे या एक्ट पे नहीं आने वाला। हमने पिछले यूनिट में ना पार्टनरशिप एक्ट में हमने एक डिफरेंस पढ़ा था। 3 तरह के डिफरेंसेस हैं मेरे सिलेबस में। हमने पहला एक डिफरेंस पढ़ा था, बताओ पार्टनरशिप एक्ट में किस किस का डिफरेंस पढ़ा था, याद आता है? पार्टनरशिप का किसके साथ, कंपनी के साथ, एसोसिएशन के साथ, फलाना फलाना फलाना, बाकी सारी चीजें छोड़ दो, एचयूएफ के साथ। पहला मैंने डिफरेंस पढ़ा था पार्टनरशिप का किसके साथ, कंपनीज के साथ पढ़ा था, याद है जब मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पार्टनरशिप का डिफरेंस आएगा अब आपका एलएलपी के साथ, कि एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या फर्क है। क्या मुझे बताओ, एलएलपी इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप है। एलएलपी में एक दो फीचर कंपनी के हैं, कॉर्पोरेट लेवल पे आ गया, ठीक है, तो उसके साथ इसका क्या डिफरेंस है। और तीसरा बोल रहे हैं एलएलपी का, मुझे बताओ और क्या रह गया तीनों में, कंपनी, वेरी गुड। तो देखा जाए तीनों आपस में पकड़म पकड़ाई खेलना चाहते हैं जी। कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में बोला कि आप कंपनीज एक्ट जब कराए, पार्टनरशिप एक्ट कराए, तो दोनों का डिफरेंस क्या है। फिर एंट्री किसकी हुई, बताओ अब एंट्री किसकी हुई है 2008 में, एलएलपी। एलएलपी कहता है कि मैं कंपनी प्लस पार्टनरशिप का मिक्सचर हूं, तो एलएलपी का दोनों के साथ डिफरेंस बना दिया कि कंपनी के साथ तो क्या चेंज है, पार्टनरशिप के साथ क्या चेंज है। तो हम सबसे पहले, ठीक है जी, हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे ललप कितने का है, ललप 6 नंबर का है पेपर में, ठीक है जी। 6 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है। 6 नंबर का डिफरेंस आ सकता है, सर ये वाला डिफरेंस, हाँ जी ये वाला डिफरेंस सीधा 6 नंबर का आ सकता है। दोनों में से कोई भी, ललप का पार्टनरशिप के साथ, ललप का कंपनी के साथ। क्या केस स्टडी आ सकती है, आ सकती है, लेकिन इस वाले में ना केस स्टडी ज्यादा बनेंगी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एक्ट की बातें कर रहे हैं, इसमें ज्यादा केस स्टडीज मतलब कम है केस स्टडीज। तो हम सबसे पहले एलएलपी एक्ट के डिफरेंसेस करने वाले हैं, जो ये बाकी चीजें हैं स्टार्टिंग वाली, इंट्रोडक्शन, फीचर, कब दुनिया में आया, क्या नहीं आया, इसके बाद करेंगे आधे घंटे के बाद। तो सबसे पहले फीचर्स पे आ जाओ, फिर से बता रहा हूं, स्पेशली मेरे को वीडियोस के लिए बताना पड़ता है। पहले हम पिछले वाले टॉपिक कर रहे हैं, बाद में हम स्टार्टिंग वाले इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक करेंगे। इंट्रोडक्शन जितना मुझे बताना चाहिए था उतना मैंने बता दिया, और मुझे लगता है आपके पल्ले पड़ भी गया होगा, ठीक है जी। अब आओ पेज नंबर, आप लोग डिफरेंसेस ढूंढो। ये आ गया जी, डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ललप वर्सेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जो है छोटा एक्ट, ललप मतलब बड़ा एक्ट, अपडेटेड, कॉर्पोरेट लेवल, इसको कॉर्पोरेट लेवल पे लेके आई। कॉर्पोरेट लेवल किसको बोलते हैं, कंपनियों को।
कंपनी का मेन एक दो फीचर उठा लिए तो इसको कॉर्पोरेट लेवल के बराबर का दर्जा दे दिया गया। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाओ, पहला है रेगुलेटिंग एक्ट। एलएलपी एक्ट कब बना? 2008 में। इसका सारा कुछ बताऊंगा, कब बना था, प्रेसिडेंट ने कब मंजूरी दी थी, इंडिया में कब हो गया, कब से ये कह रहे थे कि भाई साहब हमें पास करवा दो। ठीक है जी। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वही अंग्रेजों के जमाने का है ना, पहला हो गया, ओके है। एलएलपी कब आया था? 2008 में। पार्टनरशिप कब से चला रहा है? 32 में। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब लिखो लाइक कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है लाइक कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं कंपनीज को। क्या मुझे बताओ एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गया अब? यस। क्यों? क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी का फीचर उठा लिया, दो चार और फीचर उठा लिए, तो इट इज बॉडी कॉर्पोरेट, टिक कर दिया। इट इज नोट, इसको क्रॉस कर दिया। तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा भी दिया गया, क्योंकि जब आपने बोला लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी में मतलब क्या होता है कि मैं पर्सनली लाइबल नहीं हूंगा, बिजनेस को अलग देखा जाए, ओनर को अलग देखा जाए। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में पहले पहले बोला था इनका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि आप पर्सनली लाइबल हो। तो हम देखेंगे ही नहीं क्या, हम देखेंगे उसके पीछे कौन काम कर रहा है। तो ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, टिक करेंगे। और वो ग्रुप ऑफ पर्संस होता था जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता था। मुझे नहीं लगता पहले तीन चीजों में कुछ नया पॉइंट आया। चौथा, क्रिएशन। कह रहे हैं एलएलपी एक लीगल प्रोसेस है जिसकी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। मुझे बताओ जो पार्टनरशिप है वो किससे आती है? एग्रीमेंट से। क्या रजिस्ट्रेशन करवानी पार्टनरशिप की मैंडेटरी होती थी या वॉलंटरी? वॉलंटरली होती थी। याद आ गया आपको? नीचे वाले पॉइंट में आ गया रजिस्ट्रेशन। इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। इसकी रजिस्ट्रेशन क्या है? वॉलंटरी। क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? यस। रजिस्ट्रेशन ना करवाने के कॉन्सिक्वेंसेस याद हैं? बिल्कुल ठीक है। एक तो हम फर्म के अगेंस्ट या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट भी नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी हमारे अगेंस्ट कर सकता है। ठीक है, मेन ये था। और क्या था? पार्टनर के ऊपर, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर भी नहीं कर सकता, ना ही फर्म कर सकती है तीसरे पार्टनर के ऊपर, ना हम फर्म के ऊपर कर सकते हैं, थर्ड पार्टी हमारे ऊपर कर सकती है। परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग याद है? कंपनीज एक्ट में क्या होता था? कंपनी चलती रहेगी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इनडेफिनेट पीरियड। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है अनलिमिटेड पीरियड। अनलिमिटेड मैंने तुम नलायकों के लिए लिखवाया है। सर अगर हम नलायक ना होते तो क्या लिखते? तो हम लिखते इनडेफिनेट, इनडेफिनेट पीरियड। तो सर हम अब सीए वाले हैं तो आप हमें इनडेफिनेट वर्ड ही बुलवाया करो, क्योंकि इंटर में और फाइनल में बार बार वर्ड क्या यूज होगा? इनडेफिनेट। तो कह रहे हैं कि अगर एलएलपी में किसी की डेथ, इंसैनिटी, कल हमने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट यूनिट 3, इंसैनिटी का मीनिंग क्या था? इंसैनिटी का मतलब पढ़ा था कल हमने, अनसाउंड माइंड। बिल्कुल ठीक है। कह रहे किसी की डेथ हो जाए, इंसैनिटी हो जाए, रिटायरमेंट, इंसोल्वेंसी, क्या एलएलपी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दे दिया। जबकि वहां पे आप डिसोल्यूशन करवा सकते हो पार्टनरशिप फॉर्म में, लिख दिया ना, अफेक्ट इट्स एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इसकी कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। इंसोल्वेंट डिसोल्यूशन के मोड पड़े थे ना, इंसोल्वेंट हो गया, कोर्ट कचहरी बीच में आ गया, अनसाउंड माइंड हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी हो गई। लेकिन एलएलपी कह रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट की तरह है, बॉडी कॉर्पोरेट की तरह होगी तो चलती जाएगी। नेम, एलएलपी को अपने नाम के आगे, नेम ऑफ एलएलपी टू कंटेन द वर्ड एलएलपी एज सफिक्स। किसी को पता है सफिक्स क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है अपने नाम के आगे। आगे मतलब पीछे, आगे मतलब वो वाला आगे कह रहा था मैं, मतलब नाम के बाद, आफ्टर योर नेम। ठीक है, तो सफिक्स का मतलब होता है पीछे। फर्म का जो नाम होएगा, जैसे आगम निकुंज एंड एसोसिएट, एलएलपी लिखना पड़ेगा। ठीक है, वर्मा ट्रेडर्स एलएलपी लिखना पड़ेगा नाम के एंड में। ठीक है जी, तो एंड में जो भी बिजनेस का नाम होगा उसके एंड में उसको बोलते हैं सफिक्स। आगे को क्या बोलते हैं फिर? आगे को बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे हमारा है सीए तरुण मुंगिया, तो बताओ ये सीए लगाना प्रीफिक्स है कि सफिक्स है? प्रीफिक्स। आप लोगों को सीए बेना, सीए का एक्ट पढ़ना पड़ता है। सर सीए का भी एक्ट है? जी हाँ, हम इतने एक्ट पढ़ रहे हैं सर, फिर तो सही मायने में पहला चैप्टर लॉ में सीए एक्ट होना चाहिए था ना। सीए एक्ट 1949, सीए में ये बताया गया है कि एक सीए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। अगर आप सीए हो तो या तो आप ऑफिस खोल सकते हो या जॉब कर सकते हो। अगर आप टीचिंग कर रहे हो,
एक हफ्ते की जो टीचिंग है वो आप 20 घंटे कर सकते हो सिर्फ एक हफ्ते की। मेरी 20 घंटे से ज्यादा नहीं होती। अगर 20 घंटे से ज्यादा करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। एक सीए अपनी दुकान के बाहर, ठीक है, बहुत भड़कीले बोर्ड नहीं लगा सकता, आओ आओ मेरे से इनकम टैक्स की रिटर्न भराओ, नहीं कर सकता। एक सीए के पास अगर और कोई डिग्रीज हैं, प्रीफिक्स में ऐड किया तो बैन कर देंगे तुम्हें। सीए एक्ट में इतनी चीजें हैं, इतनी चीजें, तुम्हारे पैर थले जमीन नहीं, पूरा का पूरा ब्रह्मांड खिसक जाएगा भाई साहब। सीए फाइनल में जाके पढ़ोगे ऑडिट वाले सब्जेक्ट में। सीए सांस भी ले सकता है कि नहीं ले सकता तुम्हें आईसीए बताएगा। सर आप तो ले रहे हो क्योंकि अब हम पुराने हो गए ना। जैसे एक मुजरिम है जिसने 2-3 बार ऐसे ऐसे काम कर दिया, अब तो आदत पड़ गई ना। हम अपने क्लाइंट को ये नहीं बता सकते कि भाई साहब ये सीए वाला काम है, टैक्स मुझसे भरवा। हम नहीं कह सकते। आप लोगों ने कभी मेरे स्टेटस देखे? नहीं। कभी कभी 2-4 महीने में एक स्टेटस ये डाल देते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट ये है, जीएसटी सबमिट करने की लास्ट डेट ये है। इंफॉर्मेटिव स्टेटस डाल सकते हो। अगर उसपे ये स्मेल आई कि भाई साहब मैं बहुत अच्छा हूं, मैं आई एम वेरी गुड एक्सपर्ट, काइंडली रेफर, बैन। बैन यानी कि जो भी है पेनल्टीज, ऐसा नहीं बैन, तो उसके ऊपर केसेस हो जाते हैं। केसेस इन द सेंस की उनकी कंप्लेंट हो जाती है। हाँ जी, कोई और बोले। हाँ कोई भी नहीं कर सकता, जो मर्जी हो, चाहे नया सी है छोटा मोटा, चाहे बड़ा पुराना हो, मतलब। हाँ हाँ, कोई और बोले तो बोले ना, जितना मर्जी बोले, हम नहीं बोल सकते। हम अपने, आप लोगों ने कभी मेरे स्टेटस देखे आओ जी आओ मुझसे भरवाओ? लेकिन मैं कभी कभी ये बोल देता होता हूँ, आओ जी हमारी एडमिशन स्टार्ट होगी, हमारे पास ज्वाइन करो, बोल सकते हैं। हमारे पास कौन सा कोई एक्ट है कोचिंग का? ठीक है, लेकिन सीए का एक्ट है। अगर आपने ऑफिस खोला है तो जॉब नहीं कर सकते, ठीक है, भड़कीले शब्द नहीं लगा सकते। ईमेल बनानी है सिंपल फॉन्ट होने चाहिए, ठीक है। आपका अगर जैसे आप लोगों के लिए वो बन जाएगा, खैर सीए एक्ट में तो नहीं है आपका, तो आईसीए की गाइडलाइंस में है। क्या गाइडलाइंस में है? अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो आर्टिकलशिप नहीं स्टार्ट कर सकते, ये सारी चीजें हैं। जब सीए का एक्ट पढ़ोगे ना, हैरान परेशान हो जाओगे। अगर एक सीए का ऑफिस राजपुरा में है, वो दूसरा ऑफिस नहीं खोल सकता। उसको ब्रांच खोलनी है तो पहले बताना पड़ेगा, उसमें कोई डेडिकेटेड सीए रखना पड़ेगा। बड़ी सारी चीजें हैं, बड़ी सारी, हैरान परेशान, कन्यादान हो जाएगा। तो मतलब इसमें भी सिफिक्स और प्रीफिक्स पे मेरे को अपने बचपन की यादें ताजा हो गई। सर बचपन मतलब 7-8 साल पहले पढ़ा था ना मैंने सीए एक्ट, 7-7.5 साल तो मेरे को सीए बने हो गए। तो तब सीए फाइनल में था ये सीए एक्ट, 20 मार्क्स का आता था पेपर में। हम सबसे पहले ऑडिट के पेपर में यही तैयार करते थे, बड़ा मजा आता था। इतने शेड्यूल्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, इतने ये आर्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे पढ़ने पड़ते थे। तो वहां पे कई डिग्रीज हैं, जैसे मेरे पास सीएस की है, एमबीए की है, तो मैं प्रीफिक्स में नहीं लगा सकता। अगर आपको कोई डिग्री चाहिए तो वो सफिक्स में लगानी पड़ेगी, सीए सिर्फ प्रीफिक्स में लगा सकते हो। तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं उसमें, तो दिमाग हिल जाता है। चलो जी, नेम, एलएलपी के नेम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा? सफिक्स में एलएलपी। जबकि पार्टनरशिप में कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, पार्टनर्स कैन हैव एनी नेम एज पर देयर चॉइस, ठीक है जी। हाँ बस, लेकिन वहां पे वो नाम मना थे, रॉयल वाले है ना, किंग क्वीन वाले, वैसे वैसे नाम लगाने, भारत सरकार वाले फिर भी लगाने थे, याद है, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन थी उस पॉइंट में। पॉइंट नंबर 8, लाइबिलिटी। यहां पे लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन। एग्रीड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? तुम्हारी जो कैपिटल है, जो तुमने बोला कि भाई साहब ये मेरी कैपिटल है, तो उतने तक। एक्सेप्ट विलफुल फ्रॉड। तुम लोगों ने बोला कि हमारी लाइबिलिटी है, हमारी कैपिटल है बिजनेस में 5 लाख रुपए। अब तुमने चोरी के काम शुरू कर दिए, फ्रॉड शुरू कर दिए। फ्रॉड तुमने कर दिया 20 लाख का, अरे 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 अरे, फ्रॉड तुमने कर दिया 20 लाख रुपए का। मुझे बताओ 20 लाख का फ्रॉड किया, विलफुल किया, क्या फिर भी सिर्फ कैपिटल जितना रिकवर करेगा क्या सामने वाला तुमसे? नहीं, फिर तो घर के भांडे बेचेगा, फिर तो घर की ज्वेलरी पर्सनली लाइबल होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रेशराइज वाला नहीं है, फोर्सफुल नहीं है। जबकि यहां पे लाइबिलिटी होती थी अनलिमिटेड पर्सनल एसेट, पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है जी। म्यूचुअल एजेंसी। क्या पार्टनरशिप म्यूचुअल एजेंसी होती थी? पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनर फर्म को भी बाइंड कर रहा है, दूसरे पार्टनर्स को भी। इसका पढ़ के देखना। वो फर्म को तो बाइंड करेगा बट नोट द अदर पार्टनर्स। एक शेयर होल्डर जैसे दूसरे शेयर होल्डर को बाउंड नहीं करता अपने काम से, तो एक पार्टनर दूसरे को भी नहीं करेगा एलएलपी में। ये आया जी खास पॉइंट, एमसीए स्पेशल पॉइंट। ये सीए स्पेशल पॉइंट है जी। सीए स्पेशल पॉइंट, डेजिग्नेटेड पार्टनर। मुझे बताओ पार्टनरशिप एक्ट हम पूरा खत्म करके आए हैं, क्या कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा था डेजिग्नेटेड पार्टनर?
सोच के देखो। यहां पे क्या कह रहे हैं, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। बताओ जी इस लाइन का मीनिंग, पूरा पॉइंट। कह रहे हैं कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, डेजिग्नेटेड मतलब कल को काम होए गलत, ठीक है, जेल जाना पड़े, जेल भेजना पड़े, आप तो कहोगे सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी में मतलब होता था कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल को क्या कभी कभी लिफ्टिंग करनी पड़ती थी। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का मतलब क्या होता था कि मतलब बिजनेस जिम्मेवार नहीं है, उसके बिहाफ पे जो काम कर रहे होंगे असली इंटेंशन वाले लोग, जिनकी इंटेंशन थी, उनको जेल में डालेंगे, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, ऐसे। तो इसी को वही बोलते हैं काइंड ऑफ, ये क्या हो गए हमारे पार्टनरशिप फर्म के सीईओ, चेयरमैन, ठीक है। जिसमें से 2 में से एक बंदा रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, दूसरा चाहे नेपाली बांग्लादेशी हो सकता है, ठीक है जी। यहां पे कोई डेजिग्नेटेड वाला था पॉइंट, पढ़ो। 10th कॉमन सील, कह रहे हैं इसकी तो कॉमन सील हो सकती है क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है ना, कंपनी का कॉर्पोरेट लेवल का दर्जा, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बिल्कुल ठीक है जी। तो यहां पे हो सकती है, यहाँ पे नहीं हो सकती। कॉम्प्लाइंसेस, ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कॉम्प्लाइंसेस एंड पेनल्टीज। समझा दिया मैंने अभी आपको, डेजिग्नेटेड वाले बंदों को जेल में डाला जाएगा, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्योंकि सारे म्यूचुअल एजेंसी में काम कर रहे हैं। एनुअल फाइलिंग आ गया जी, स्पेशल पॉइंट, सीए स्पेशल, सीए स्पेशल, सर ऊपर एमसीए स्पेशल लिखा था, एमसीए स्पेशल, एमसीए स्पेशल। एनुअल फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, ध्यान से देखो यार, आप लोग जब स्कूल जा रहे हो, आखिरी में आप लोगों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, ठीक है। देखा जाएगा इंग्लिश में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, अकाउंट्स में कितने हैं, लॉ में कितने हैं, आपके पेरेंट्स के पास जाएगा, परमानेंटली आपकी लॉगिन आईडी पे चढ़ा दिया जाएगा, या फिर आपको अपने घर पे बताना पड़ेगा। सेम ऐसे ही पार्टनरशिप बिजनेसेस का होता है। एक साल में जो जो काम किया, सेल, परचेज, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का डेटा, आपकी सेल परचेज, कोई टैक्स बन रहा है, सीए अगर आके ऑडिट कर रहा है, ये सारी चीजें आपको एनुअली फाइल करनी पड़ती हैं अपने आरओसी को, या जो भी आपका मेन प्रिंसिपल होगा। कंपनीज का मेन प्रिंसिपल हेड कौन होता था, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप। अब यहां पे देखेंगे एलएलपी का अलग आरओसी है, रजिस्ट्रार, या उसको बोला कि पार्टनरशिप वाले को तू ही संभाल लियो, या देखा कंपनी वाले को तू ही संभाल लियो, ठीक है, देखेंगे। तो एनुअल फाइलिंग समझ में आ गया, जो भी आपकी कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट हैं, सेल, परचेज, पार्टनर की डिटेल, बिजनेस की डिटेल, टैक्स, ये सारा, बैलेंस शीट, पी एंड एल। एलएलपी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताओ भैया साल में क्या क्या छापा। अकाउंट मतलब सेल परचेज वगैरह लिखो जी, अकाउंट्स मतलब इनकम एक्सपेंस, सेल परचेज, इनकम एक्सपेंस, सेल परचेज, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारी आपको सबमिट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को या आरओसी को। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी, समझ में आता है स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी क्या है, कि भाई साहब आप इंसॉल्वेंट तो नहीं हो, आपके पास पैसा है ना, आपकी लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई। तो इसमें एक डिक्लेरेशन होती है। सर डिक्लेरेशन कैसी होती है, जैसे हमारा एडमिशन फॉर्म होता है ना, उसमें ऊपर लिखा पड़ा होगा कंपनी का नाम, बिजनेस का नाम, लिखा पड़ा होगा वी, आई एम तरुण मोंगिया डिक्लेयर एज माई सेल्फ सोलवेंट एंड आई एम लाइबल, मतलब जो भी है कल को जो भी पैसे देने होंगे बैंक के, वो चुकाने के लिए मेरे पास है पड़े, मैं इंसॉल्वेंट नहीं हूं। नीचे आप अपने साइन कर दोगे, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी, ठीक है। कहोगे तो मैं डाउनलोड करके आपके ग्रुप में भेज दूंगा वो वाला फॉर्म, डिक्लेरेशन ऑफ सोलवेंसी का। बस एक लाइन में यही लिखा होता है, आई, फिर डैश लिखा होता है, उस डैश में अपना नाम भर देना, नेम, जो भी होंगी छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज। और एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एवरी ईयर, जो आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराई है हर साल ये फाइल करनी पड़ेगी। 3 चीजें फाइल करनी पड़ेगी एलएलपी को एनुअली, हर साल, क्या क्या, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, पी एंड एल वगैरह, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी, और एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न जो पूरे साल की रिटर्न है विद रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी, एलएलपी का जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होगा। एनुअल रिटर्न, स्टेटमेंट ऑफ सोलवेंसी, एनुअल अकाउंट्स। और पार्टनरशिप को ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं था, क्या हम पढ़ के आए थे कि आपको रजिस्ट्रार के पास ऐसा कुछ भरना है, नहीं। जो आपकी साल की इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी होगी, वो अपने फाइल करते रहो। एनुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर कोई नहीं है। फॉरेन पार्टनरशिप, कह रहे हैं कोई भी फॉरेन नेशनल्स, फॉरेन नेशनल मतलब एलोन मस्क,
एलोन मस्क, क्या कोई फॉरेन नेशनल कैन बिकम, कहते हैं हाँ बिल्कुल बन सकता है एलएलपी में पार्टनर। फॉरेन नेशनल्स कैन नोट, ठीक है जी, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, एलएलपी में बन सकता है। माइनर 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 कैन नॉट बी एडमिटेड, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, स्पेशल पॉइंट, एमसीए स्पेशल, स्टार पॉइंट स्टार पॉइंट। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है, बताना। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, बेनिफिट्स में बन सकता है। प्राइमा फेसी आंसर ये होता था, बेनिफिट में बन सकता है, यहाँ पे लिखा पड़ा होगा देखो, बेनिफिट्स विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, और यहाँ पे नहीं। खत्म। चलो जी जल्दी से एक बार के लिए रिकॉल करते हैं, ठीक है, आप लोग आंसर देते चले जाना, मैं हेडिंग बोलता चला जाता हूँ। चलो जी, रेगुलेशन एक्ट एलएलपी का कौन सा है, 2008। पार्टनरशिप का 1932। बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, यस। पार्टनरशिप नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी है, और पार्टनरशिप नहीं है। क्रिएशन, इसमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी एलएलपी में, उसमें रजिस्ट्रेशन कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाना, मुझे बताओ रजिस्ट्रेशन करवाना कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे जरूरी नहीं है। परपेचुअल सक्सेशन एलएलपी की होती है, पार्टनरशिप की नहीं होती। उसके बाद नेम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा एलएलपी को, एलएलपी लगाना पड़ेगा सफिक्स में पीछे, और पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। लाइबिलिटी एलएलपी की, पार्टनरशिप की, म्यूचुअल एजेंसी एलएलपी की नहीं होती। वो फॉर्म को तो बाइंड करेगा कंपनी को, दूसरे पार्टनर को नहीं करेगा। और यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर किसके होते हैं, कितने होते हैं, जिसमें से एक क्या होना चाहिए, और वहां पे डेजिग्नेटेड नहीं है। कॉमन सील एलएलपी की होगी, उसकी नहीं होगी। लीगल कॉम्प्लाइंसेस सारे के सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर लगेंगी, जो भी पेनल्टीज है कॉम्प्लाइंसेस हैं, और वहां पे सभी के ऊपर। एनुअल अकाउंट क्या क्या भरना पड़ेगा, एनुअल अकाउंट्स, सोलवेंसी, एनुअल रिटर्न विद रजिस्ट्रेशन, और वहां पे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 14 फॉरेन पार्टनरशिप, क्या फॉरेन का बंदा बन सकता है एलएलपी में, एलएलपी में यस। पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं। माइनर एलएलपी में नहीं हो सकता, जबकि उधर हो सकता है। अगला आ गया एलएलपी वर्सेस लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। सिंपल सी बात है, कंपनी की बात हो रही है। पहला रेगुलेशन एक्ट इसका कौन सा है, ललप 2008, इसका कंपनी 2013 ठीक है जी। उसके बाद मेंबर्स, कह रहे हैं पर्सन, कह रहे हैं पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू एलएलपी नोन एज पार्टनर्स, ठीक है, जबकि पर्सन हु इन्वेस्ट द मनी नोन एज मेंबर। वहां पे पार्टनर बोला जाएगा, वहां पे मेंबर। ताशु फोन आ रहा है। तीसरा इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, पढ़ते हैं क्या है। कह रहे हैं इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ एलएलपी इज गवर्न बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जबकि यहां पे क्या होता था, याद है, यहां पे होता था एओए। फोन आ रहा है, कर लो बात। हाँ, यहाँ पे अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है तो एओए होता था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो 2000 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता था। जबकि इंटरनल गवर्नेंस का मतलब होता है कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर कामकाज कैसे संभालोगे, क्या रूल रेगुलेशन रखोगे। तो कह रहे हैं वो जैसे भी तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो बना सकते हो, ललप एक्ट बीच में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। जबकि कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट ने बोला था एओए बनाना है, ऐसी ऐसी चीजें रखनी है, टेबल एफ फॉलो करना है, नेम, इसके नाम के सफिक्स में एंड में क्या डाला जाएगा, या तो पूरा नाम लिख देना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या लिख देना एलएलपी। कहां पे, एज सफिक्स। नेम ऑफ पब्लिक कंपनी में पीछे क्या लिखते थे, लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में क्या लिखते थे, प्राइवेट लिमिटेड, फिर से सफिक्स में, ना कि प्रीफिक्स में। कंपनीज एक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ पार्टनर्स, बहुत अच्छा पॉइंट है, पहले ही कई बार कर चुके हैं। मिनिमम नंबर कितने हैं, 2, लेकिन नो सच लिमिट ऑन द पार्टनर्स इन द एक्ट। द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी कैन बी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू। क्या यहाँ पे 50 बंदे हो सकते हैं, नहीं नहीं, क्या मैक्सिमम 50 ही अलाउड है, फिर कहां पे अलाउड थे मैक्सिमम 50, पार्टनरशिप एक्ट में। ये तो हम एलएलपी कर रहे हैं ना। अब इन्होंने ये बोला है कि एलएलपी के अंदर, एलएलपी में दूसरी एलएलपी भी पार्टनर बन सकती है। लिखो जी,
एलएलपी में दूसरी एलएलपी भी पार्टनरशिप पार्टनर बन सकती है, जबकि पार्टनरशिप में सिर्फ इंडिविजुअल बोला था। पार्टनरशिप फर्म में आपको याद हो ना, दूसरी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर बनना अलाउड नहीं करते थे। तो एलएलपी में कोई दूसरी इंडिविजुअल भी और बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि दूसरी एलएलपी भी, ठीक, ओके। प्राइवेट कंपनी पे आ जाएं, पता ही है प्राइवेट कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी से 7 से इन्फिनिट। एक काम करते हैं, रही सही कसर यहाँ पे पार्टनरशिप की भी लिखी देते हैं ना। पार्टनरशिप में बताना एक बार 2 से 50, तो इस डायग्राम में सारे आ गए। जो 50 बंदे पार्टनरशिप एक्ट में हो सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के किस सेक्शन या रूल में लिखे हुए थे? देखा आगम मेरा भाई, वेल डन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जो 50 मेंबर हैं, पार्टनरशिप एक्ट के किस सेक्शन में लिखे हुए या रूल में? तो रूल नंबर 10 था, पर वो पार्टनरशिप एक्ट का नहीं था, पड़ोसियों का एक्ट था। कौन सा? कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज रूल 2014, रूल नंबर 10। ओके, याद आ गया। लाइबिलिटी पढ़ूं क्या? अभी लाइबिलिटी पढ़ तो आया। इसकी लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड। मैनेजमेंट, बिजनेस ऑफ द कंपनी मैनेज बाय द पार्टनर इंक्लूडिंग द डेजिग्नेटेड, अभी तो पढ़ के आए हैं जब डिफरेंस में ऊपर। इसमें कौन? इलेक्टेड बाय, कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे नहीं है कि चल भाई आज से तेरा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आज से तेरा भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता ना, जो भी इलेक्शन चल रहे हैं पंजाब में, हर बंदा आता मैं एमसी, मैं एमसी, मैं एमएलए। इलेक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? इलेक्शन कौन करते हैं? हम ही करते हैं। धोखा कौन खाते हैं? हम ही खाते हैं। सदियों सदियों से, आने वाले युगों युगों तक ये प्रथा चलती रहेगी। मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, अभी अभी पढ़ के आए 2 लिखेंगे, एंड 1 इज रेजिडेंट। एक रेजिडेंट होना चाहिए। सर अगर दोनों रेजिडेंट हुए तो अच्छी बात है, मिनिमम एक रेजिडेंट चाहिए ना यार। कल +1 वालों को बेचारों को डंडे पड़े हैं, होमवर्क नहीं करके आए थे। एक ही क्वेश्चन था, इत्तू सा बेचारे। हाँ, डंडे पड़े सबको। आज मैसेज आ रहे हैं, सर आज का होमवर्क है कोई? आज का है। हमें ये डर अच्छा लगा। निकुंज कह रहा है सर सीए में भी ऐसा हो सकता है। होगा भाई, अभी मंडे से होगा। चलो जी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर कितने होने चाहिए? 2, पब्लिक कंपनी में 3। सर हमें ये समझ में नहीं आया। देखो यार, अगर किसी कंपनी के अंदर आपको मेन बंदे चाहिए जिसको जेल में डाला जा सके, जो पूरी कंपनी को ऑपरेट करे, चलाए, ऐसे बंदे चाहिए ना। कंपनी के अंदर तो 50,000 मेंबर भी हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्टर रखने हैं प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी में 3, बताओ ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है? क्या है? मिनिमम। तो इसके बाद हम लिखेंगे इधर 2 से 15, 3 से 15। सर इसका क्या मतलब है? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। सर लगे हाथों प्लीज ओपीसी का भी लिखवा दो ना। ओपीसी का मिनिमम डायरेक्टर 1 और ओपीसी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 15। ये दिमाग घुमा देगा। अगर सच में अगर आप लोग ना लो को समझते हो ना, ओपीसी में 15 कहां से आ गई? ओपीसी तो है ही 1% कंपनी। पहले प्राइवेट का समझते हैं इसके लिए। प्राइवेट में मिनिमम मेंबर बताना, मैक्सिमम। तो इसमें से तो 2 मेंबर हमें डायरेक्टर चाहिए, तो 15 भी तो निकल ही सकते हैं 200 में से, बन सकते हैं बड़े इजीली। पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हैं? तो 7 में से 3 हो सकते हैं, और इन्फिनिट है तो इसमें से 15 भी हो सकते हैं। ओपीसी में मिनिमम एक बंदा है, वही का वही डायरेक्टर होगा, तो 15 कैसे हो सकते हैं? तो डायरेक्टर्स हम क्या करते हैं, जरूरी नहीं है डायरेक्टर्स हम सिर्फ अपने मेंबर या पार्टनर को बुलाएं। हम किसी एक्सपीरियंस क्वालिफाइड बंदे को बाहर से डायरेक्टर की फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए बना सकते हैं। तो ये हमारे एक्ट में अलाउड होता है इस वजह से। तो यानी कि सर जो ऊपर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी के डायरेक्टर हैं वो जरूरी, इट मीन जरूरी नहीं है कि वो मेंबर हो। यस, कभी कभी हमें ना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए होते हैं। सीए फाइनल में पढ़ोगे, जैसे मैं तुम्हें कहता हूं ना, आगे आगे आने वाली स्टडी में इतना भोकाल आएगा ना, इतनी डेप्थ, मजा आ जाएगा पढ़ के। ठीक है, तो इसलिए हम बाहर से बंदे उठा के भी बुला सकते हैं, इंडिपेंडेंट या कोई डायरेक्टर की फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। हो गया जी ये वाला। अब आगे आ जाओ। 8 पॉइंट थे और उसके 14 पॉइंट थे। अब आ जाओ पेज नंबर 1 पे। डिफरेंसेस अब आपको समझ में आ गए। अब आपको एलएलपी बड़े इजीली समझ में आ जाएगा।
आज शुरू हुआ है, कल नबेड़ देंगे इसको। हाँ जी, आज भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन करूंगा नहीं, फिर बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है। 2 दिन लगा लेंगे, तसल्ली से करेंगे, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन यहां पे हम बनाते हैं जी, क्या बना था। सबसे पहले देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एक सर ऐसी भी मिनिस्ट्री होती है हाँ, जो लॉ एलएलबी काम का संभालती है, देश में लॉ एंड ऑर्डर का काम संभालती है, वो अलग मिनिस्ट्री। कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन 9 जनवरी 2007 नोटिफाई द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्लियामेंट ने पास किया बिल 12 दिसंबर 2008 को। सबसे पहले डेट क्या है, 9 जनवरी 2007। 9 जनवरी 2007 को मिनिस्ट्री ऑफ, क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने क्या किया, नोटिफाई किया। नोटिफाई करने का मतलब होता है नोटिफाई एलएलपी, कि हे प्रभु एलएलपी लेके आ जाओ, एलएलपी लेके आ जाओ। फिर अगले सेशन में पार्लियामेंट ने पास कर दिया जी बिल। किस डेट पे बिल पास कर दिया, डिस्कशन हुई थी, याद है, हमने पहला दिन यही सीखा था बिल कैसे पास होते हैं, इको वाले टीचर ने भी सिखा दिया, ठीक है। लोकसभा में फिर राज्यसभा में दोनों मान जाने चाहिए, सेंटर के भी स्टेट के भी, फिर वो बिल पास होएगा। तो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, बताओ जी बिल पास होने की डेट। पहले तो आ गया 31/3/8, उस वाले साल में कुछ ना हो पाया, ठीक है, उस वाले साल में कुछ ना हो पाया। उससे पहले 31 मार्च 2007 भी तो आया होगा, ठीक है जी। ये डेट बेकार है, आपको नहीं याद रखनी, छोड़ देते हैं। इसके बाद अगली डेट क्या आई, 12, क्या थी, 12/12/2008 पार्लियामेंट ने पास कर दिया। पार्लियामेंट कहते तथास्तु, पार्लियामेंट पास्ड द एलएलपी बिल। पार्लियामेंट पास्ड, बना भाई क्यों नहीं बना रहा, पार्लियामेंट पास्ड एलएलपी एक्ट। जैसे पार्लियामेंट ने बोला तथास्तु, जीते जागते रहो, फलो फूलो, तो फलो फूलने के लिए उसको बाद में आशीर्वाद लेने जाना था। सर आशीर्वाद किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश का पहला सिटीजन होता है, पता है आपको, सुन रखा है, हमारे देश का पहला फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो उसके पास, उसने कब बिल पास कर दिया, असेंट देता है, वो पास नहीं करता, पास कौन करता है, पार्लियामेंट। उसके ऊपर मंजूरी कौन देता है कि हाँ ठीक है, प्रेसिडेंट। 7 जनवरी 2000, 7 जनवरी 2000 प्रेसिडेंट असेंट, प्रेसिडेंट असेंट द एलएलपी बिल। जैसे उन्होंने एलएलपी बिल बोला, दैट इज एक्ट बन गया। जैसे प्रेसिडेंट बोलता है कि भाई साहब तथास्तु, कन्यादान मंजूरी, तब वो बिल एक्ट का रूप धारण कर लेता है। और देखो किस डेट पे इन्होंने इंडिया में अप्लाई करवा दिया फिर असेंट द बिल। इसमें ना एक डेट भी थी शायद, हाँ ये देखो, ये पहले वाली 9 जनवरी, अच्छा नहीं 9 जनवरी 2007 है, बस 7 जनवरी 2009 जैसे उन्होंने वो बोला कोल्ड द पार्टनरशिप एक्ट, उसी दिन से एनफोर्स कर दिया गया। कभी कभी ना असेंट के 1-2 दिनों के बाद वो कहते हैं एनफोर्समेंट शुरू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट नहीं है। सबसे पहले 9 जनवरी 2007, क्या सर ये डेट याद रखनी है, याद रखनी पड़ेगी। क्यों, एमसीक्यू ट्रू फॉल्स कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स आते तो नहीं होते, पर फिर भी ज्यादा डेट्स हमने कभी पढ़ी नहीं, तो याद रख लेंगे 9 जनवरी 2007, 12/12/8, 9 फिर 7/1/2009। अब बताना इसके बीच में कितने दिनों का गैप है, कितने दिनों का गैप है। पार्लियामेंट ने जब पास किया और प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, 20-25 दिनों का, 20-25 दिनों का ही गैप है, सिर्फ 1 महीने का, 1 महीने से भी कम टाइम का। तो इनके 20-25 दिनों में, हफ्ते में, 15 दिनों में प्रेसिडेंट अप्रूवल दे देता होता है, ठीक है जी। इतनी सी बात थी यहाँ पे। जो एलएलपी एक्ट है होल ऑफ इंडिया पे लगेगा, जबकि पहले के एक्ट होते थे ना, अब जब आप सीए इंटर में बड़े सारे एक्ट और पढ़ोगे ना, वहां पे पता क्या लिखा होता है, एलएलपी एक्ट मतलब किसी और एक्ट में क्या लिखा होगा कि ये एक्ट, पहले इधर ध्यान दो बेटा, सुन इन रे, एलएलपी एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। बड़े सारे एक्ट अब आने वाले जमाने में पढ़ोगे जहां पे लिखा पड़ा होगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको याद है जे एंड के जब आर्टिकल 370 नहीं हटा था, उनका झंडा अपना है, जम्मू एंड कश्मीर का झंडा फ्लैग अपना होता था, उनका एक्ट अपने होते थे, ठीक है। उनका एक और पॉइंट क्या बोलना होता था, पार्लियामेंट वगैरह अपनी होती थी।
जब से मोदी सरकार ने वो हटाया, वैसे तो बड़ा अच्छा काम किया, तो उसके बाद से हर एक्ट के ऊपर हटा, मतलब पहले जो भी एक्ट इंडिया में बनते थे ना, जब राजा हरि सिंह था 1947 में, जब उसने इंडिया में मिलने से मना कर दिया कि वी विल मतलब बिकम अ इंडिपेंडेंट कंट्री, इंडिया, पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, तो कश्मीर के राजा थे उस टाइम पे राजा हरि सिंह। हमारे देश की सबसे बड़ी गलती यही थी। आज भी देश में जब हमारे दंगे, सॉरी वहां पे जो टेररिज्म होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब सरदार भाई पटेल को, ये सरदार पटेल जी को जिम्मेवारी दी गई थी, तो हर कंट्री के पास, हर देश, हर स्टेट के पास चॉइस थी। तो राजा हरि सिंह ने क्या बोला कि भाई साहब मेरे को तो नहीं आना, ना इंडिया में ना पाकिस्तान में, तुम अपना मुसलमान को लेके पाकिस्तान बना लो, तुम हिंदुओं को लेके इंडिया बना लो, मुझे नहीं आना। तो ऐसे 8-9 और कंट्री स्टेट्स भी थी, जैसे हैदराबाद। तो सरदार भाई पटेल कहते चल भाई मिलिट्री, मतलब सरदार पटेल का नाम सुना हुआ है ना, ओ भाई साहब लो पुरुष थे। ओ उन्होंने हैदराबाद भी नहीं मान रहा था, कहते अच्छा पाकिस्तान में मिलोगे, ऐसे ऐसे सीधा फेंकी उधर मिलिट्री, कहते इंडिया का पार्ट है, ठीक है जी इंडिया का। सिर्फ कश्मीर कहता मैं नहीं बनूंगा। इंडिया ने बोला नहीं बनना, ना बनो, अलग कंट्री बनो, ओके है। थोड़े दिनों के बाद कश्मीर के ऊपर किसने हमला कर दिया था? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की आधी मिलिट्री घुस गई थी कश्मीर तक, जैसे समझ लो ये कश्मीर है, तो यहां तक घुस गई थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ये सारा पाकिस्तान है, यहां से घुस गए। राजा हरि सिंह, क्योंकि कश्मीर इतना सा था, पाकिस्तान बहुत बड़ा था, उनके पास उतनी मिलिट्री नहीं थी। इन्होंने फिर कहां से हेल्प ली? इन्होंने हेल्प ली हमारे इंडिया से, जो ये इंडिया है। तो इन्होंने क्या किया, इंडियन मिलिट्री जैसे ही पाकिस्तान में घुसी, सरदार पटेल बड़े दिमाग वाले थे, कहते पहले एक बिल साइन करो। पहले वो फरमान नहीं होते थे, कहते फरमान साइन करो कि हम आपको तभी बचाएंगे पाकिस्तान से कि अगर आप हमारे इंडिया में प्रलय कर जाओगे, हमारे इंडिया में मिक्स होगे। कहता मंजूर है। कहता लेकिन मेरी 2 कंडीशंस हैं, मेरा फ्लैग अपना होगा, मेरे एक्ट अपने होंगे। मेरा फ्लैग अपना होगा, मेरे एक्ट या पार्लियामेंट अपने होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन आप इंडिया का पार्ट मानने जाओगे? कहता ठीक है। तो जैसे इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान इसमें घुसी, ठीक है जी, ये यहां तक जैसे इंडिया यहाँ पे घुसना शुरू करी, पाकिस्तान, नेहरू जी जो हमारे थे, सुनी हुई है तुमने ये वाली कहानियां? नेहरू जी कहाँ चले गए? यूएन, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका। कहते देखो जी ऐसे ऐसे बात है, कश्मीर कह रहा है हमने इंडिया के साथ ही मिलना है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान पहले सारा इंडिया ही होता था ना, हमने इनके साथ मिलना है। और इन्होंने गलती से, मतलब जबरदस्ती अपनी मिलिट्री यहाँ पे भेज दी। और यूएसए पिछले 75 सालों में से 60-70 साल पाकिस्तान को फेवर करता रहा है हमेशा। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, जहां जहां पे जिस जिसके ट्रूप, सैनिक हैं, वहां तक वो उसकी मिलिट्री हो जाएगी। जबकि इंडिया वालों को बहुत बोला, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार भाई पटेल ने, कि यूएन ना जाओ ना जाओ, हम तो ये पाकिस्तान को एवं ही खदेड़ देंगे। औकात क्या इनकी, भिखारिस्तान तो इनको बोला जाता है आज की डेट में, है क्या ये जनाब जनाब करी जाते हैं। कहते हैं आप मत जाओ यूएन, क्योंकि ये जो कश्मीर है 30% तक पाकिस्तान की मिलिट्री कब्जा कर चुकी थी। तो इंडिया वालों ने आधे तो खदेड़ दिए, मिलिट्री करे भाई साहब मत जाओ कहीं से भीख मांगने, कहीं पे मत जाओ। नेहरू जी चले गए, कहते एक लाइन खींच दो जो यहां तक है, इसी को बोला गया कल को पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। है ये कश्मीर का हिस्सा, पाकिस्तान ने इतना हिस्सा ऑक्यूपाइड कर रखा है 30%, 70% हमारे पास है। इसी के लिए आज भी लड़ाइयां होती हैं। तो उन्होंने, राजा हरि सिंह ने हमारे देश का तभी माना था, कहता हमारा फ्लैग अपना होगा, हमारे एक्ट अपने होंगे। कोई भी तुम्हें एक्ट पास करना है इंडिया में, पहले हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे एलएलपी एक्ट है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, चाहे कंपनीज एक्ट है। इसलिए जो पहले के एक्ट होते थे वहां पे लिखा होता था एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो जो उनको एक्ट नहीं अच्छा लगता था वो मना कर देते थे, हमारे पास कोई पावर नहीं होती थी। वो आर्टिकल 370 बीच में लेके आते थे। आर्टिकल 370 में क्या लिखा था? हमारा फ्लैग अपना होगा, हमारे एक्ट अपने होंगे, हमारी परमिशन चाहिए। मोदी जी कहते ये बात है, 65 साल हो गए, दिमाग खराब किया हुआ है, हटा दिया, बहुत बढ़िया। क्यों हटाने का मेन पर्पस क्या था? फिर इसके बाद कि अब इंडिया का 100% पार्ट हो, पहले 95% पार्ट थे, अब वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए अब फ्यूचर के जितने एक्ट पढ़ोगे या पिछले एक्ट जो अमेंड होंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट जे एंड के अब आपको ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जे एंड के तो आर्टिकल 370 हटने के बाद 95 की जगह 100% इंडिया का पार्ट है। फिर भी हो सकता है कुछ एक्ट इनसे रह गए हो अमेंड करने के लिए, तो आ सकते हैं। ठीक, ये वाली कहानी है जो मैंने आपको सुनाई, आपको इंटर में और फाइनल में दोबारा से टैक्स वाले टीचर सुनाएंगे। ठीक है जी, वो थोड़ा सा और ज्यादा नक्शे नुक्शे बना के कराएंगे। चलो सर आगे चलते हैं, आप बात समझ में आ गई।
एक्ट हैव बीन इनएक्टेड टू मेक द प्रोविजन, कह रहे एक्ट को क्या जिम्मेवारी दी गई कि आप सारे प्रोविजन बना लेना, फॉर्मेशन कर लेना एलएलपी को लेके। यार एक्ट को ही तो जिम्मेवारी दोगे कि ये सारी चीजें बना लेना। कितने सेक्शन है? 81 सेक्शन है, 4 शेड्यूल है। लिखेंगे ऊपर यहाँ पे जहां पे इंट्रोडक्शन आया था ना एलएलपी, लिखो जी टोटल 81 सेक्शंस। उसके बाद बताओ क्या था? 81 सेक्शंस हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। आगे आ जाओ। फर्स्ट शेड्यूल क्या की बात करता है? 4 शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल बात करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर एज वेल एज एलएलपी के, मतलब पार्टनर्स के और एलएलपी के राइट ड्यूटी की बात करता है। अगर कोई भी फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, अगर एग्रीमेंट बना हुआ है तो उससे अकॉर्डिंग चलना, नहीं बना हुआ तो एलएलपी एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में आ जाना, जैसे जैसे बोलेंगे वैसे वैसे माना जाएगा। सर ये वो ना हो गया इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन 6%, वैसी वाली चीजें हैं। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है? कह रहे हैं कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। क्या मतलब है ये? कौन सी फर्म है ये? कह रहे अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एलएलपी में आना चाहती है तो उसके उस शेड्यूल 2 में उसके रूल रेगुलेशन लिखे हुए हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? कन्वर्जन ऑफ, ये आया खतरनाक, ये आया खतरनाक। पहले में लिखा हुआ है फर्म अगर एलएलपी बनना चाहती है, यहां पे कंपनी अगर एलएलपी बनना चाहती है। मतलब सर ये कि आप सीए से पढ़ रहे हो, आपको 2 दिन की क्लास अच्छी नहीं लगी, मैं यार अपने इकोनॉमिक्स वाले टीचर के पास जा रहा हूँ सीए का पढ़ने। मतलब समझ रहे हो कि डाउनग्रेडेड हो रहे हैं। पहले प्राइवेट लिमिटेड में है पढ़ा, लेकिन हो सकता है पार्टनर्स ना मान रहे हो, मेंबर अच्छे ना हो या जो भी है, तो वो एलएलपी में आ रही है। शेड्यूल 4 अनलिस्टेड, ये तो महा महा महा, आप कह रहे हो हम तो सिर्फ और सिर्फ अब 10th वाले टीचर के पास ही जाएंगे सीए का पढ़ने, या सिर्फ +1 वाले टीचर के पास। मतलब पब्लिक कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड। अनलिस्टेड का याद है क्या होता था? लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां कर रखी है हमने। वेरी गुड जसनूर, वेरी गुड। जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड कंपनियां, जो नहीं है वो अनलिस्टेड। तो कह रहे हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में अगर कन्वर्ट करना चाहती है तो उसके पॉइंट या पॉइंट प्रोविजन सेक्शन रूल कहां पे लिखे होंगे? 4th में। जल्दी से पढ़ें। शेड्यूल 1 में क्या लिखा होता है? पार्टनर्स के और एलएलपी के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। शेड्यूल 2 में फर्म इनटू एलएलपी, प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। कह रहे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वाह, इसी दिन के लिए हमने अपने बिजनेस का, अपने ऑफिस का नाम रखा था एमसीए। मैंने सोचा कभी जिंदगी में बताऊंगा, मौका नहीं मिल रहा था +1 2 में, अब बताना पड़ रहा है। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। नहीं नहीं सर, मोंगिया कॉमर्स अकेडमी, यस। तो कह रहे हैं एमसीए एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आरओसी। मैंने आपको बोला था ना रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं? आरओसी। आर एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ एडमिन द एलएलपी एक्ट। अच्छा जी, मुझे बताओ अगर पार्टनरशिप एक्ट है, इसको कौन रेगुलेट करता है? रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, जिससे हम रजिस्ट्री करवाने, वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं। लेकिन अगर कंपनीज है एंड एलएलपी है, ये दोनों की जिम्मेवारी दी गई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी कि आरओसी को। यानी कि एलएलपी को अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, रजिस्ट्रेशन कुछ भी है, वो आरओसी के पास जाएगा, ना कि रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। बात समझ में आती है? एमसीए संभालता है। सर एमसीए क्या होता है? बेटा एमसीए होता है मोंगिया कॉमर्स अकेडमी। सर समझ गए, लेकिन असली वाला एमसीए, बेटा असली वाला एमसीए है मिनिस्ट्री का ऑफिस। मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के अंडर बनते होते हैं, मिनिस्ट्री के अंडर बनते होते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ये मिनिस्ट्री बनाती है कंपनीज एक्ट 2013। तो मिनिस्ट्री ने बोला जब एक्ट हमने बनाया है तो एक्ट के अंदर आरओसी भी तो हमने ही रखा बंदा। तो कह रहे हैं ये पूरी मिनिस्ट्री और ये पूरा आरओसी ये मिला के एलएलपी चलाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर वो कंपनीज को चला सकते हैं पूरे इंडिया में, तो एलएलपी तो वैसे भी आपको, अगर देखो आप 100 ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ना, एलएलपी तो आपको 2-3 ही मिलते हैं, एलएलपी ज्यादा होते ही नहीं है। क्योंकि जो बंदा एलएलपी की फॉर्मेलिटी में घुसना चाहता है वो अपने आप को कंपनी का दर्जा नहीं देगा। तो ज्यादा क्लाइंट्स इंडिया में या तो पार्टनरशिप के होंगे या सोल या फिर प्राइवेट के, एलएलपी बहुत कम होते हैं। एलएलपी में भी तो आपको कंपनीज एक्ट जाना है, जबकि कहलाओगे क्या? कहलाओगे तो यार हम तो पार्टनरशिप बिजनेस है।
और अगर आपको थोड़ा सा रुतबा अच्छा चाहिए तो आप क्या कहोगे, हम कंपनी है, तो एक काम करो, एलएलपी की और कंपनी की फॉर्मेलिटियां 80-90% सेम है, तो क्यों ना कंपनी का दर्जा ले भाई साहब, मेरे घर की कंपनी है। समझ में आई बात? तो इसीलिए इनकी जिम्मेवारी भी किसको दी गई, एलएलपी वालों को, कंपनीज एक्ट वालों को। उसके बाद बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, जो इनका भी बाप है। सर कैसे, यहां पे बताना। सबसे पहले आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं 55 मिनिस्ट्रीज, 55 या 56 मिनिस्ट्रीज। सबसे ऊपर कौन होता है, सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे आएंगी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री अपना एक्ट बनाती है, एक्ट के अंदर एक बंदा होता है आरओसी, ऐसे ऐसे। क्या आपको ये अथॉरिटी समझ में आई? सबसे ऊपर कौन है, सरकार, सरकार के अंदर 50-55 मिनिस्ट्री हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एमसीए एक मिनिस्ट्री है जो कंपनी के कामकाज संभालती है, उसके अंडर उन्होंने कंपनी एक्ट बना लिया, उसके अंडर एक आरओसी रख लिया कि अगर कल को कोई दिक्कत हो कि डिसीजन या पेनल्टी वगैरह तूने लगानी है। देखते हैं जी सेंट्रल गवर्नमेंट अब अपने आप क्या अथॉरिटी रख रही है अपने पास। सीजी हैज द अथॉरिटी टू फ्रेम द रूल्स एंड रिगार्ड टू एलएलपी एक्ट। कह रहे हैं हम अपने पास अथॉरिटी रखेंगे, बना सकते हैं। फिर वो किसको बोल देंगे काम, कंपनीज एक्ट को बोल देंगे बनाओ। या फिर कोई भी काम अगर अमेंड करने हो, कोई भी रूल बनाने हो, किसके पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। जब तुमने बोल ही दिया कि कंपनीज वाले एमसीए वाले संभाल लेंगे, तो क्या पार्टनरशिप एक्ट लगेगा क्या एलएलपी के ऊपर? नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं पार्टनरशिप एक्ट सिर्फ पार्टनरशिप पे लगेगा, ना कि एलएलपी पे। लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट अमेंडेड थ्रू 2021, कह रहे हैं पहले 2008 में बना था, लास्ट अमेंड कब हुआ है, 2021 में अमेंड हुआ है। ये अमेंड यानी कि कुछ चेंजेस कर दिए उन्होंने। नीड क्यों पड़ी? नीड इसलिए पड़ी है क्योंकि पार्टनरशिप वाले कहते थे हमारी लाइबिलिटी को कम किया जाए, हमें सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दिया जाए, हमें कॉर्पोरेट लेवल का दर्जा दिया जाए। हम वो कह रहे थे आप कंपनी में आ जाओ, कहते कंपनी में नहीं चाहिए, उसमें फॉर्मेलिटी बहुत भर भर के हैं, डायरेक्टर मीटिंग ये वो करना फलाना करना। तो आप हमें पार्टनरशिप से ऊपर उठा लो, कंपनी से नीचे लेवल पे रख लो, दैट इज कॉल्ड एलएलपी। पढ़ के देखना जल्दी से, पहला पैराग्राफ जल्दी से पढ़ो। कुछ ना समझ आया हो तो पूछ लो। निकुंज तूने पूरा पढ़ लिया? हाँ जी, कुछ है? ठीक है जी, अगले एक्ट पे अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे एलएलपी फॉर्म द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, ये वो व्हीकल नहीं है गाड़ी गुड़ी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं, ये ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है जी, पता लग गया, ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस, कंपनी के जैसा हम लेके आ गए। इट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ, यही तो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग यहीं से तो शुरू किया था हमने आज का एक्ट। कौन सा बेनिफिट इनको मेन चाहिए था? कह रहे हैं बट अलाउज इट्स मेंबर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। कह रहे हैं लेकिन हम जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, कंपनीज एक्ट की नहीं मानेंगे, वो हम अपने हिसाब से रूल रखना चाहते हैं। पढ़ के आए थे ना अभी इंटरनल स्ट्रक्चर, कंपनीज एक्ट वालों ने तो एओए बनाया हुआ है, इन्होंने बोला अपने आप बना लेना, म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट बना लेना। क्या बात समझ में आती है? द एलएलपी फॉर्म इनेबल द एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल एंटरप्राइज प्रोवाइड सर्विस ऑफ एनी काइंड engaged in scientific technical discipline commercial suited owing to flexibility structure LLP suitable। ये आ गया जी, आ गया। LLP is suitable for small enterprises या investors, कि अगर आपको कंपनी लेवल पे बहुत तकड़ा बिजनेस नहीं करना, मीडियम लेवल का करना है तो कर लेना। एलएलपी का मीनिंग सारा कुछ हम कर चुके हैं, कल करें ना, ना इस डायग्राम पे आओ। नहीं नहीं अभी के अभी निपटा रहे हैं, और डायग्राम एक, ये डायग्राम में ही खत्म हो जाएगा। एलएलपी के 5 पॉइंट पूरे पैराग्राफ में फ्लो चार्ट बना हुआ है, फ्लो चार्ट में ही निपटा देंगे।
कह रहे हैं एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस है विद द लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 1 लिमिटेड लाइबिलिटी, साइड पे लिखते चले जाओ। नंबर 1 पे क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी। नंबर 2 पे क्या है? ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। क्या है ये? कॉर्पोरेट का ऑल्टरनेट बन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मुझे पता है। नंबर 3, अलाउ द पार्टनर टू फ्लेक्सिबिलिटी द ऑर्गेनाइजर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि खुद के रूल्स रेगुलेशन। लिखो जल्दी से, खुद के इंटरनल, खुद के इंटरनल रूल्स रेगुलेशन। नंबर 4, एलएलपी इटसेल्फ लाइबल फॉर फुल एक्शन। एलएलबी इटसेल्फ यानी कि दैट इज नो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी ऑफ पार्टनर्स, नो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहने वाली। एलएलपी इटसेल्फ को येलो येलो कर देना, एलएलपी निपटाएगी सेपरेट लीगल एंटिटी के हिसाब से। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर लिमिटेड है। ऊपर भी पहला पॉइंट भी तो यही था, पहला और पांचवा पॉइंट तो सेम और हाँ बिल्कुल मोर और लेस सेम था। आगे डेफिनेशंस हैं, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। छुट्टी जाओ, छुट्टी।